हेलो कैंडिडेट्स, आईएएस ये महज 3 अक्षर या 3 शब्द नहीं हैं। मध्यम और गरीब परिवार के बच्चों के लिए ये 3 जहान, 3 संसार और 3 दुनिया हैं। जब भी कभी कोई गरीब और मध्यम वर्ग का स्नातक या परास्नातक विद्यार्थी अपने सामाजिक आर्थिक स्तर में बड़ा बदलाव लाना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो भारत की सर्वोच्च प्रतिष्ठित नागरिक सेवा का सपना भी देखता है। यही एक उसके सामने सुलभ मार्ग है जिसमें वो मेहनत करके बिना बड़े पैसे की लागत के वो अपने सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार कर सकता है। अब इस परीक्षा के बारे में लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। लोग इसके बारे में तमाम तरीके की अटकलें भी लगाते हैं। ऐसे में जो बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने वन स्टॉप वीडियो में एक कोशिश की है कि उनको तैयारी करने से पहले इस परीक्षा के बारे में, इसकी संरचना, आने वाले प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, कट ऑफ इत्यादि के बारे में बृहद जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाए, ताकि जब भी वो तैयारी शुरू करें तो उनके पास जो शुरुआती चरण में आवश्यक सामग्री है, आवश्यक एहतियात हैं और आवश्यक जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए वो सुलभ हो सके। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक ही वीडियो में उनकी ज़रूरतों का सारा खाका खींचने की कोशिश की है। जो उनको शुरुआती चरण में कन्फ्यूज़न्स होते हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, जो उनकी क्वेरीज़ होती हैं, उन सभी समस्याओं और क्वेरीज़ को हम लोगों ने इस एक वीडियो में ही समेटने की कोशिश की है, समावेशित करने की कोशिश की है, ताकि उनको एक ही क्लास में लगभग जो बेसिक जानकारी है वो पूरी प्राप्त हो जाए। आईएएस की तैयारी करने से पहले हमारे मन में ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि हमें आईएएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। उनकी पूर्व अवधारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, उनके परसेप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो सामान्य परसेप्शन है लोगों का, उसमें कुछ सामान्य वाक्य आते हैं या सामान्य कंक्लूज़न आते हैं। वो क्या क्या हैं कि अगर आपको देश सेवा करने का कहीं जुनून है, कहीं आप समाज में बदलाव लाने के लिए और सार्थक जीवन जीने के लिए उत्सुक हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। आईएएस की तैयारी करने के पीछे लोगों के जो निजी मानक हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग देश सेवा को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हों, तो लोगों को ये प्लेटफॉर्म देश सेवा की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर उन्हें बहुत तुष्टि मिल सके। इसी के साथ साथ इस नौकरी में बहुत ही रेपुटेशन और रिस्पेक्ट है और चुनौतीपूर्ण और रोमांचक कैरियर भी है। तो ये जो अच्छी तनख्वाह और सुविधाएं, इसके अलावा व्यक्तिगत विकास करने का अधिकतम जो संभावनाओं का क्षेत्र है वो यहाँ पर है। तो पहला जो देश सेवा के अवसर को लेकर कुछ लोग यहाँ पर प्रतिष्ठा और सम्मान को लेकर, कुछ अपना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक कैरियर की बात को सोचकर, अच्छी तनख्वाह और सुविधाओं से प्रेरित होकर, और साथ ही साथ कुछ लोग जो व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से इस सेक्टर में आते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। और इसी के साथ साथ और अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए भी इस सेवा को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स भारत के भविष्य को आकार देने के लिए, भारत में जो नीति निर्माण है, भारत की नीतियों का जो क्रियान्वयन है, निर्माण और क्रियान्वयन के स्तर पर अपनी क्षमताओं का योगदान देने के लिए लोग इसके साथ एसोसिएट होते हैं, इस सेवा में आने का मन बनाते हैं। और इसके अलावा उनके सामने बहुत सारे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का एक अवसर रहता है। उनको यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और साथ ही साथ इस सेवा में उनके पास जीवन भर सीखने का मौका होता है। और इसके साथ साथ वो अगर एक सार्थक जीवन जीने की इच्छा रखते हैं तो उनको एक सार्थक जीवन की भी यहाँ पर शैली प्राप्त होती है। तो ये आईएएस को तैयारी करने के पीछे कुछ मूल कारण हैं जो अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए 1, 2 या 3 या इनमें से सभी या कुछ प्रेरणा के कारण हो सकते हैं, प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि आईएएस एक्चुअली जो सिविल सर्विसेज है, ये एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है वो कितने पदों पर भर्ती आहूत करता है।
तो जब हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा हर साल कराया जाता है। प्रत्येक साल इसको कंडक्ट किया जाता है और प्रत्येक साल इसमें 3 सेवाओं की भर्ती की जाती है, जिसमें पहली भर्ती ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, दूसरी ग्रुप ए सर्विसेज के लिए और तीसरी जो है वो ग्रुप बी सर्विसेज के लिए होती है। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ग्रुप ए सर्विसेज हैं और ग्रुप बी सर्विसेज हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो एक नज़र में हम लोग इन सेवाओं के बीच का डिफरेंस भी समझ लें। जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्विसेज में वो सेवाएँ आती हैं जिनमें सेलेक्ट होने वाला कैंडिडेट पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है। उसे क्षेत्रीय पदों पर रखा जाता है और वो चाहे प्रशासन के बड़े तल हों या पुलिस विभाग के बड़े तल हों या फॉरेस्ट विभाग के बड़े तल हों, वहाँ पर उनको पदस्थापित करके उनकी सेवाएं ली जाती हैं। तो जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज को हम लोग ऑल इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हें पूरे भारत में आप कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी काडर में भेजा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कहीं दूसरे काडर में भेज देंगे जहां आप अपनी सेवाएं देंगे। इसी तरह से उन स्टेट्स के बच्चों को किसी और काडर में अपॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है सॉरी, इनको आप कहीं भी किसी भी कैडर में भेज सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है। इस समय भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसके अलावा अगर हम ग्रुप ए सर्विसेज की बात करते हैं तो ग्रुप ए सर्विसेज में एक लंबी लिस्ट है सेवाओं की, जिसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, रेलवे अकाउंट सर्विसेज, रेलवे पर्सनल सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज एंड along with civil account services, railway and all other like ITS, Indian Economic Services, Statistical Services, Indian Revenue Services. So here is a list of those all services which are being encompassed in the sector of Group A services. तो Group A services में इन सेवाओं को रखा गया है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स की मेरिट और कम होती है तो उनको ग्रुप बी सर्विसेज में भेजा जाता है। ग्रुप बी सर्विसेज क्या है? ग्रुप बी सर्विसेज में आर्म्ड फोर्सेज के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी सिविल सर्विसेज होती हैं, जिन्हें हम AFSCS कहते हैं। इसके अलावा डैनिक्स और डैनिप्स का भी जिक्र करना उचित रहेगा, क्योंकि दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं इनकी सिविल सर्विसेज और उनकी पुलिस सर्विसेज भी ग्रुप बी सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा पांडिचेरी सिविल सर्विसेज और पांडिचेरी पुलिस सर्विसेज, ये सेवाएँ भी यहीं से रिक्रूटमेंट लेती हैं। और इसके अलावा जो एसओजीज़ हैं ये सब यहीं से नियुक्त किए जाते हैं। अब हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बात करते हैं मिनिमम एज और अटेम्प्ट्स की। मिनिमम एज के साथ साथ मैक्सिमम एज कितनी है, एग्जिट की एज कितनी होगी, कितनी अधिकतम आयु तक कोई बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है, ये हम 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करते हैं। सबसे पहले कि मिनिमम एज क्या होती है। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए किसी भी कैंडिडेट को जिस साल वो अपीयर होना चाहता है उस साल के 1 अगस्त तक वो 21 साल का पूरा हो चुका हो। तो मिनिमम एज इसका मतलब है 21 साल है। 21 साल का कोई भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो या उसके समकक्ष वो डिग्री धारित हो। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग संवर्गों में, चूँकि भारत में प्रोविज़न अलग अलग वर्गों के लिए है, जिसमें जनरल और क्रीमी ओबीसीज़, नॉन क्रीमी ओबीसीज़, SC STs और फिजिकली हैंडीकैप, इन सब के लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो वो प्रोविजंस क्या क्या हैं अटेम्प्ट्स के और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के। तो मिनिमम एज सभी कैंडिडेट्स के लिए सिमिलर है, दैट शुड बी ऑफ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर। वो कम से कम 21 साल का कैंडिडेट होना चाहिए, इसमें कोई किसी भी वर्ग को छूट नहीं है। तो मिनिमम एज को लेकर सभी वर्गों के लिए समान मानक है। बस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर और एज को लेकर, मैक्सिमम एज को लेकर थोड़े से आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं जनरल और क्रीमी ओबीसीज़ की, तो जनरल और क्रीमी ओबीसीज़ के लिए मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज ऑफ एग्जिट 32 ईयर्स है, यानी वो 21 से लेकर 32 साल के बीच में कुल मिलाकर 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो ये जो पहला संवर्ग है जिसे जनरल और क्रीमी ओबीसी कहते हैं, उनके लिए 32 साल की एज लिमिट और 6 अटैम्प्ट्स हैं। इसी के साथ अगर हम लोग नॉन क्रीमी ओबीसीज़ की बात करते हैं तो नॉन क्रीमी ओबीसीज़ को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है, यानी उम्र जो अधिकतम उन्हें जिस उम्र तक वो अपीयर हो सकते हैं वो 35 है। और उनको 3 प्रयासों में छूट भी मिलती है, 3 अटैम्प्ट्स उनको ज़्यादा मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ओबीसीज़ को जो रिजर्वेशन के वेटेज में आते हैं उनको 6
अटैम्प्ट से ज़्यादा 3 अटैम्प्ट और मिलते हैं तो कुल 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं और 35 साल तक उनकी उम्र होती है अधिकतम आयु। अब SC/STs को भी देख लीजिए। SC/STs को एज में और अधिक छूट मिलती है, यानी OBC से 2 साल और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनको जो उनकी मैक्सिमम एज ऑफ अपीयरेंस है वो 37 ईयर्स है और मिनिमम एज उनकी 21 है। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को लेकर। SCs के नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब उनकी 21 साल की उम्र कंप्लीट हो जाए तो 21 साल से लेकर वो 37 ईयर्स तक हर साल बैठ सकते हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर जिस ईयर का नोटिफिकेशन है उस ईयर के नोटिफिकेशन में उनकी मिनिमम एज 21 कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ से लेकर जब तक वो मैक्सिमम एज क्लियर ना कर लें, यानी 37 के ना हो जाए, तब तक वो हर साल बैठ सकते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड्स को नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में तो छूट नहीं मिलती है, लेकिन एज रिलैक्सेशन और मिलता है। उनको 42 साल तक इस परीक्षा में अपेयर होने का मौका मिलता है। तो ये तो बात हुई मिनिमम एज एंड अटैम्प्ट की और मैक्सिमम एज ऑफ एग्जिट की। तो यहाँ पर आप सब लोग इन चीज़ों पर, अगर छोटी छोटी सी चीज़ें, आप किस वर्ग में आते हैं, कितने अटैम्प्ट्स मिलेंगे, किस उम्र तक आप अपेयर हो सकते हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम की रणनीति बनाने में बहुत आसानी होगी, सहूलियत होगी। इसी के साथ साथ अगर हम लोगों ने ये जो अटैम्प्ट्स और एज लिमिट की बात की है, इसमें कुछ बातें EWS के लिए भी ज़रूरी हैं। जो कैंडिडेट EWS को बिलोंग करते हैं, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, जो 10% अभी सरकार ने रिजर्वेशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, उन कैंडिडेट्स के लिए एज में, एफर्ट, अटैम्प्ट्स में और फीस में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। तो EWS कैंडिडेट इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, अटैम्प्ट्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है और फीस में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। बस उनको जब मार्किंग स्कीम में जो उनका वेटेज है 10% वो रहता है। इसके अलावा हम लोग जम्मू कश्मीर की और भूतपूर्व सैनिकों की भी बात कर लें, जो एक्स सर्विस मैन हैं और जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं J&K के, उनको एज में 5 साल की छूट मिलती है। ये भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कैंडिडेट्स J&K स्टेट से आते हैं या टेरिटरी से आते हैं अभी तो, और भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको 5 साल की छूट मिलती है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, हाँ, ये भी हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पर जो स्नातक होना आवश्यक है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी न्यूनतम प्रतिशत आए, मतलब कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप 60% क्वालिफाई करें तभी आप IAS में बैठ सकते हैं। जैसे UGC में क्या है ना, UGC में आपको पता होगा जो भी बच्चे नेट देते हैं UGC नेट, तो उनको मिनिमम 55% चाहिए होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है सिविल सर्विसेज में कि न्यूनतम प्रतिशत, ग्रेड या CGPA कोई मानक तय कर रखा हो UPSC ने। आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, भले ही आप ग्रेस मार्क से पास हो, और उनके पास इस मार्कशीट का होना ही पर्याप्त है। तो ये एजुकेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में 1-2 सवाल छोटे छोटे से आते हैं आपके मन में। क्या जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, क्या वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में अपीयर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब प्री एग्ज़ाम के बाद डेफ भरा जाता है, यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा जाता है, तब तक उनको अपने फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट प्राप्त करनी ज़रूरी होती है। तो ये एक उनके लिए ज़रूरी नोटिफिकेशन है कि जो बच्चे स्नातक के अंतिम वर्षों में या लास्ट सेमेस्टर में अपीयर हो रहे होते हैं, इन बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन है? उनके लिए ये है कि अगर वो प्री क्वालिफाई करते हैं तो DAF या डेफ फॉर्म भरने के लिए जो डेट होती है, लास्ट डेट, तो उस तक उनकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और छोटा सा सवाल उठता है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस को ही लेकर। क्या विदेशों से जो डिग्री प्राप्त करके आए हैं, अगर उनका मन भारत में
सिविल सेवा में जाने का है तो क्या वो अपीयर हो सकते हैं? बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं। बस उनको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से एक समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। उस समकक्ष प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद वो इस सेवा में अपीयर होने के लिए सुयोग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे बाहर से आना चाहते हैं तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग एक सवाल और डिस्कस कर लें कि आजकल रिमोट एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन का ज़माना है, तो क्या डिस्टेंस एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं जिनको डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन बच्चों को क्या अपीयर होने का मौका मिलेगा? बिल्कुल सही है, उन बच्चों को भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का पूरा मौका रहता है। बस जो ये डिस्टेंस एजुकेशन है वो UGC या AICTE या किसी भी कानून के द्वारा विधिमान्य हो। तो ऐसे में जो शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर कन्फ्यूज़न रहते हैं वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखने चाहिए। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि डिस्टेंस एजुकेशन के मामले में आप UGC या AICTE या किसी भी लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज हो तो आपकी डिग्री विधिमान्य है और आप IAS में अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के बाद कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने हैं, मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितने हैं, अब हम लोग चलते हैं इस एग्ज़ाम की संरचना पर। इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है? तो ये एग्ज़ाम एक 3 टायर एग्जामिनेशन है। इसमें 3 स्तर होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो ये जो 3 लेयर्ड एग्ज़ाम है या जिसे हम कहते हैं 3 टायर एग्ज़ाम है, इसमें पहला टायर जो है प्रीलिम्स है, वो 400 मार्क्स का होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। मेंस की परीक्षा 1750 मार्क्स की होती है जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं और इसके बाद इंटरव्यू होता है जो 275 मार्क्स का होता है। बस यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन 275 का होता है, ये हमारे लिए पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, क्योंकि हम अपनी एकेडमिक नॉलेज और अपनी राइटिंग स्किल्स पहले दिखाए हैं 2 एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स और मेंस में, तो इंटरव्यू को हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट के रूप में देखते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक फ़िल्टर एग्ज़ाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, छठवीं परीक्षा है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ये एक छठवीं परीक्षा है, छठवीं परीक्षा है। इसके द्वारा बच्चों को फ़िल्टर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हर साल लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लगभग 10-12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो सभी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो सरकार को सभी पेपर करवाने का जो प्रशासनिक व्यय करना पड़े उससे बचने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक रेवेन्यू है, उसे ऐसे ख़राब नहीं किया जा सकता। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनकी पहचान करने के लिए इस छठवीं एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें नॉन सीरियस कैंडिडेट्स पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो कैरी होते हैं। तो ये प्री एग्ज़ाम को हम लोग फ़िल्टर एग्ज़ाम कहते हैं। प्री एग्ज़ाम के मार्क्स आपके मेरिट कैलकुलेशंस में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। मेरिट कैलकुलेशंस में मेंस प्लस इंटरव्यू को ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, मेंस के एग्ज़ाम की और इंटरव्यूज़ की। अब हम लोग इसमें क्रमशः एक एक चरण की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्ज़ाम्स की। तो जो CSE प्री एग्ज़ाम है, CSE प्री एग्ज़ाम क्या होता है, CSE प्री एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो CSE प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। ये देख लीजिए कि जो CSE प्री एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर। राइट, थैंक यू। तो जो CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसमें एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, और दूसरा होता है जनरल स्टडीज़ 2, सेकेंड पेपर। ये भी 200 मार्क्स का होता है, 200 का, और ये भी 200 का होता है। बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। अब इन एग्ज़ाम्स, इस एग्ज़ाम में, इन पेपर्स में क्या क्या आता है, सिलेबस क्या है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सुबह 9:30 से 11:30 को होता है। ये इसका एक टाइम है, 9:30 से 11:30।
यानी 9:30 to 11:30 AM पहली पाली में एग्ज़ाम संपन्न कराया जाता है। 2 घंटे का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो ये 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, तो कुल मिलाकर ये परीक्षा होती है 200 मार्क्स की। अब इसमें क्या क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले जो कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिलेबस देता है उसमें सबसे पहले इसमें करंट इवेंट्स आते हैं, समसामयिकी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आपकी बारीक नज़र इसमें अपेक्षित की जाती है कि आपका लगभग डेली का रूटीन हो कि आप देश और दुनिया की जो तमाम सूचनाएं उससे अवगत रहें, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दूसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में आप इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड पढ़ी जाती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज़ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और जो 5th यूनिट है उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पावर्टी जैसे पावर्टी सेक्टर के क्वेश्चंस होते हैं, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स है, सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव्स हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन फायर किए जाते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी इत्यादि से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस 6ठी यूनिट में। और इसके बाद जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 10th लेवल तक की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है पूछी जाती है। हालांकि बायोलॉजी में जब आप 11th की किताबों को भी कंसर्न करते हैं तो आपको और अच्छे से तैयार हो जाता है, क्योंकि 11th में कुछ चैप्टर्स हैं, 12th में कुछ चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, जिसमें पॉल्यूशन में तमाम चैप्टर्स हैं पॉल्यूशन के, वो आपको अच्छा सपोर्ट करते हैं, जेनेटिक्स के हैं, ह्यूमन एनाटॉमी के हैं, डिजीज़ के हैं, तो उससे आपको इस फर्स्ट पेपर में सहूलियत मिलती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, जिसको हम CSAT भी कहते हैं। सेकंड पेपर 80 क्वेश्चन का होता है, जो हर एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होता है। ये भी परीक्षा 2 घंटे की होती है, लेकिन इस परीक्षा को सेकंड हाफ में सेम डे 2:30 PM से 4:30 PM तक कंडक्ट किया जाता है। और सेम डे दोनों पेपर्स होते हैं। सुबह की पाली में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है और शाम की पाली में जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है। इसी पेपर को आप लोग CSAT कहते हैं। यही जो पेपर है यही CSAT कहलाता है। अब CSAT का सिलेबस क्या होता है, तो CSAT के बारे में पहली चीज़ आप जान लीजिए कि CSAT वाला पेपर, सेकेंड पेपर, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उनका कहीं मेरिट कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें केवल आपकी ज़रूरत होती है कि आप 33% से इस पेपर को क्वालिफाई कर लें। जब तक आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे, पहले वाले पेपर की परफॉर्मेंस का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसमें फेल हो जाएंगे, दूसरे में आप 100% भी लाते हैं पहले वाले पेपर में, तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, ना ही कंसीडर होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, जिसमें से 80 सवाल 2.5 मार्क्स के आते हैं। इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 28 से 30 सवाल लगातार कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका ठीक है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 28 से 30 सवाल आते हैं और आपको पास होने के लिए 27 से 28 सवाल ही चाहिए होते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग है और एनालिटिकल रीजनिंग है, और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी से भी सवाल पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम लोग कह सकते हैं कि जो बेसिक न्यूमरेसी है, नंबर सिस्टम्स हैं, रिलेशंस हैं, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड है, ये कक्षा 10 तक के जो चैप्टर्स हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन है, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, डेटा सफिशिएंसी है, और ये सब क्लास 10th के लेवल से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा आता है इंटरपर्सनल स्किल्स में जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, संचार की जो आपकी संचार का जो कौशल है वो भी पहले आता था 2015 तक, लेकिन अभी इसके सवाल बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिए गए हैं। और इसी तरह से एक और आता था 2015 तक, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो था डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन 2015 के बाद इन क्वेश्चंस को अभी बहुत नहीं पूछा जाता है पेपर में।
तो ये जो हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर का सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ आप सभी कैंडिडेट से, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो, जो चाहते हो कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, तो आपको सबसे पहले वीक में 1 सप्ताह तक केवल प्री और मेंस के जो सिलेबस हैं, आपको पहले सिलेबस रटने होंगे। अगर आपको सिलेबस रटा हुआ है तो आप यकीन मानो कि आपका 20% काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप जब भी पढ़ते हैं तो किस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है, किस तरह की इन्फॉर्मेशंस को आपको ड्रॉप करना है, ये आपको तजुर्बा तब आता है जब आपकी एक नज़र में या आपकी यादाश्त में, मेमोरी में आपके पूरा सिलेबस होता है। जब सिलेबस सारा आप याद रखेंगे तो आपको सिलेबस से रिलेवेंट चीज़ें अपने आप ग्रिप करने की आदत हो जाएगी। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स, आप 7 दिन कुछ मत करिए, पढ़िएगा बाद में। सबसे पहले जिस मैदान में खेलना है उस मैदान के सारे नियम जान लीजिए, उसके प्रॉस्पेक्ट्स जान लीजिए। तो आईएएस देने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसे आईएएस का सिलेबस पूरा एक सांस में आता है कि नहीं आता है। इससे भी सफलताएं 20% तय हो जाती हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव भी हो सकता है, लेकिन मैंने केवल अनुभव साझा किया है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। लेकिन आप इस पर विचार कर सकते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ऐसे आप फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि अगर सिलेबस आपको याद नहीं है तो आप बार बार इस कन्फ्यूजन में रहोगे कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट टू कैरी एंड व्हाट नॉट टू कैरी। तो व्हाट वुड बी द पर्टिकुलर आंसर? द आंसर वुड बी इन द सिलेबस ना, कि द सिलेबस, द डिमांड ऑफ द सिलेबस, वो सिलेबस क्या डिमांड करता है। तो पहले सिलेबस पता हो तो उसकी डिमांड पता हो जाएगी। तो सबसे पहले आप 1 सप्ताह लग के पहले आप सिलेबस को ढंग से याद करो, प्री का भी और मेंस का भी। तो ये तो हमारी प्री एग्ज़ाम की बात है। अब इसी अगर प्री एग्ज़ाम के इस चर्चा के बाद अगर हम लोग देखते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया, तो कॉम्प्रिहेंशन के विषय में ये जानिए कि कॉम्प्रिहेंशन वाले सेगमेंट के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं बना है। बाकी चीज़ों में तो आप सेकेंड पेपर में जैसे मैथ्स में है, आप कोई कर मैथ्स की टेक्निक लगा सकते हो। रीजनिंग में भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या उनको सॉल्व आउट करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स बता देते हैं। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं इसमें किसी तरह की कोई आपको ट्रिक नहीं बताई जा सकती। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसका एडिटोरियल पढ़ना है और साथ ही साथ अच्छे आर्टिकल्स और पीरियडिकल्स भी पढ़ते रहने हैं, जिसके कारण आपकी बौद्धिकता या बोधगम्यता बहुत अच्छी हो सके, ताकि आप तमाम तरह के फ्रेजेस में आंसर देने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएँ। इसके अलावा एक किताब है जिसके बारे में आपको सजेस्ट किया जा सकता है, जिसमें एडवांस थ्योरी ऑफ एजम्पशंस हैं, इन्फेरेंस है और सिलोजिज्म। तो इन सब के लिए पूर्व अवधारणा और अनुमान न्याय, इसके लिए एक किताब आती है एम के पांडे जी की। एम के पांडे जी की किताब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किताब जो है ये विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति की जो बुक है, एनालिटिकल रीजनिंग की किताब है और एम के पांडे साहब की किताब है ये। तो ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर ये आपको कहीं मिल जाए या आप ले लें तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ अब हम लोग जो सिलेबस को हम लोगों ने देखा है प्री एग्ज़ाम के, तो हम लोग प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को भी देखें, क्योंकि जो मैंने आपको कहा सिलेबस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आपको मतलब मेमोरी में होना चाहिए, आप इससे बिल्कुल वेल अवेयर्ड होने चाहिए। उसका फ़ायदा क्या मिलता है? उसका फ़ायदा ये मिलता है जब किसी भी साल के आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उसका आप ब्रेकअप कर लेते हैं। कैसे ब्रेकअप कर लेंगे? जैसे मान लीजिए मैं पिछले 11 सालों के क्वेश्चन पेपर्स पर एक नज़र डालूँ जो फर्स्ट पेपर के बारे में है, तो फर्स्ट पेपर के बारे में पिछले 11 सालों में कुछ इस तरह के ट्रेंड्स रहे हैं, कुछ इस तरह के रुझान रहे हैं। जैसे इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो क्वेश्चंस आए हैं वो लगभग 15-20 कभी 25 भी हो गए हैं। 2017 और 16 के आसपास 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 18-19 में लगभग 25 का एवरेज मेंटेन किया गया है। लेकिन आज भी आप सोचिए कि 12-15 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अच्छा सेगमेंट है। इसी तरह से अगर हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का, लेट मी चेंज अगेन द कलर। तो जब हम इस एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं, पहली बात तो हम लोगों ने इसकी की। अब दूसरा, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का आजकल डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है।
इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 2014 के आसपास बहुत सवाल पूछे गए थे। लगभग 28 सवाल 2014 के आसपास इस सेक्टर से पूछे गए थे। तो एक सेक्टर ये भी हमारे लिए अच्छा है। फिर एग्रीकल्चर, चूँकि एग्रीकल्चर बहुत ही लेस प्रियोरिटाइज्ड सेगमेंट है, कभी पहले पूछे जाते थे लेकिन आजकल एग्रीकल्चर से बहुत स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सेगमेंट आपके लिए मतलब आप इसको अगर ड्रॉप भी करके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेटजी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस पर मेहनत करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी से लगातार 15-20 सवाल आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं 14-15 से स्टार्ट हुए, कभी कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए, लेकिन आजकल जो ज्योग्राफी का डोमिनेशन है, 2023 में 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बड़ी बात है। तो आपको ये अपनी स्ट्रेटजी के तहत देखते रहना है कि किसी भी साल कोई स्थायी मानक नहीं है यूपीएससी का, तो वेरिएशन होते रहते हैं। बस आपके पास यूनिट फिक्स हैं, तो हमारा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर कोई जोर नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई तजुर्बा नहीं। ये तो पेपर सेटर पर होता है कि वो किस तरह का पेपर सेट करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का आपको कोई सजेशन नहीं। सजेशन केवल इतना कि आपकी जितनी यूनिट्स हैं उनमें जो यूनिट्स ज़्यादा वेटेज की हैं आपको उतना तैयार रखना है। 45 से 50% पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए आपको अपने पसंदीदा सेक्टर्स को पहले से फिक्स रखना है। मान लीजिए किसी में 10 सवाल बढ़ गए तो किसी में 10 सवाल घट गए, एवरेज उतना ही रहेगा। तो 3 से 4 आपके जो सेक्टर हों वो बहुत ही अच्छे तैयार होने चाहिए, ताकि उन सेक्टर में कोई अगर एक आध अप्स एंड डाउनसेज आ रहे हैं तो वो दूसरे सेक्टर से कवर हो जाएं। अब देखिए साइंस एंड टेक में 8-10 सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछले साल भी 9 सवाल पूछे गए हैं, 22 में तो 14 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन बस 10, 12, 13 मैक्सिमम 14। हिस्ट्री और कल्चर ये एक अच्छा सेगमेंट है, बहुत अच्छा सेगमेंट है। एवरेज 15 क्वेश्चन मिलते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं थोड़े और कभी थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, डिफेंस है, और जो पर्सन इन न्यूज़ हैं, मतलब जो लोग या जो व्यक्तित्व लगातार चर्चा में रहे व्यक्तित्व हैं, तो वो लोग कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस बार जैसे 13 क्वेश्चन आए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दुनियादारी की जब आप खबर पढ़ते हैं तो उन खबरों में जो ज़्यादा चर्चित लोग होते हैं उन पर भी आप नज़र बनाए रखिए। किसी देश का कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई सोशल वर्कर हो, कोई एक्टिविस्ट हो, तो ये सब भी कभी कभी क्वेश्चंस का आधार बन जाते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको प्रशासन में जाना है तो आपको ये पता है कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपके अध्ययन का विशेष हिस्सा होता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार 18-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने पिछले 11 सालों के फर्स्ट पेपर देखे हैं और उनकी एनालिसिस देखी है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि पिछले प्रीवियस सालों में सवाल आए उनमें कोई भी ऐसा सेट पैटर्न नहीं बताया जा सकता कि जिससे आपको कोई स्कीम सजेस्ट की जाए कि नहीं आपको इस स्कीम से पढ़ना है, नॉट एट ऑल। बस एक चर्चा और एनालिसिस इसलिए होती है कि ये जो अनिश्चितताओं का जो सफ़र है आपका, वो हमेशा बना रहेगा। आप खुद भी अगर 2 अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में सिविल सर्विसेज में अपीयर होते हैं तो आपको भी लगेगा जिस स्ट्रेटजी से आप पिछली बार सफल प्रतीत हो रहे थे वो स्ट्रेटजी आपकी इस ईयर में काम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप फैकल्टीज़ पर, काउंसलर्स पर बहुत रिलाई नहीं कर सकते, और मैं भी नहीं कहूँगा और ना ही चाहूँगा कि आपको इस सेक्टर में सजेशन दिए जाएँ। केवल अगर सजेशन दिया जा सकता है तो जो 7 यूनिट हैं फर्स्ट पेपर की और 6 यूनिट जो सेकंड पेपर के सी सैट की, तो सी सैट में आप बेसिक न्यूमरेसी और रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग, एनालिटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग है, उसके साथ साथ जो आप कॉम्प्रीहेंशंस पे थोड़ा सा काम कर लेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये जो पिछले हम लोगों ने 11 सालों के क्वेश्चन का ब्रेकअप बताया, ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके आधार पर आप भविष्य की रणनीति बनाएंगे। अब अगर हम लोग सेकंड पेपर में देखते हैं कि टॉपिक वाइज अगर सेकंड पेपर के एनालिसिस करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, तो सेकंड पेपर को भी एक बार एक नज़र से देख लिया जाए। सेकंड पेपर में जो ज़्यादा डोमिनेशन है, मैंने कहा ना, जो एलिमेंट्री मैथ्स है, बेसिक न्यूमरेसी है, उसमें से लगातार 10-11 सवाल चलते रहते हैं। कभी कभार भले ही कम हो जाए, लेकिन 2023 में तो या 22 के बाद, 23 के बाद आप देख रहे हैं लगातार 17 के बाद या 14 के बाद आप आते चले जाइए। यहाँ से देखिए, ये एक कांस्टेंट फिगर बना हुआ है लगातार। वैसा ही लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के साथ है, 15, 20, 20, 18, 19, 15, 20 ऐसे लगभग बने हुए हैं। और कॉम्प्रीहेंशन में भी आप देख रहे हैं
कांस्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, 30 का एक एवरेज फिगर जो है कॉम्प्रिहेंशंस का वो क्वेश्चन आ रहा है। डिसीजन मेकिंग लेस प्रियोरिटाइज्ड है, डेटा इंटरप्रिटेशन के कभी कभार सवाल आ गए, कभी कभी बिल्कुल भी नलिफाइड हो जाते हैं। तो इसलिए सेकेंड पेपर में आप देखते हैं आपके पास 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स जिसे बेसिक न्यूमरेसी भी कहते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशंस, इन सेक्टर्स पे अगर आप काम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि परफेक्ट आप तैयारी के निकट होंगे। और इसके बाद आती है कि जब आप प्रीलिम्स के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके हैं तो पिछले साल कितने सबसे न्यूनतम कट ऑफ पर सिलेक्शन हुआ है ये भी आप जानने की चेष्टा करेंगे। तो एक मैं आपको आइडिया देता हूँ पिछले 2-3 सालों का कि जो 5 एग्ज़ाम हो चुके हैं, पिछले जो प्रीवियस 5 एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहा है, इसका एक नज़र में अगर अवलोकन करना चाहें तो हम 2019 से लेकर 2023 के बीच के वर्षों का अवलोकन करते हैं। अगर 2023 का देखते हैं तो देखिए 75.41 रहा है कट ऑफ जनरल का, ओबीसी का कट ऑफ 74.75, एसटी का कट ऑफ 47.82 एंड सिमिलरली ऑल द कट ऑफ्स ऑफ डिफरेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स आर गिवन इन द सेम टेबल। तो आप ये देख सकते हैं कि सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। जनरल का कट ऑफ जा रहा है 75.41, 75.41। अब 2022 में थोड़ा सा पेपर इजी था तो सिलेक्शन का जो लेवल था वो थोड़ा सा ऊपर था, 88.22 पर सिलेक्शन हुआ था। तो ये आपको एक लैंडमार्क देता है, एक समझ देता है कि आपको किस स्तर का परफॉर्मेंस करना है ताकि आप सिलेक्शन जोन में हो। हालांकि प्री एग्ज़ाम्स के मार्क्स आपके आगे कैरी नहीं होते हैं, लेकिन इससे आपका आगे का सफ़र तय होता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, अगर आप इसमें पास नहीं होंगे तो आपका आगे का सफ़र रुक जाएगा। तो इसलिए प्री एग्ज़ाम में आपका सफल होना बहुत ज़रूरी है। अब जो प्री एग्ज़ाम में हम लोगों ने यूनिट्स बताई थी, एक नज़र हम उन यूनिट्स के अंतर्गत जो चैप्टर पूछे जाते हैं या जो सेगमेंट्स रखे गए हैं उन सेगमेंट्स की भी बात कर लें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में सबसे पहले प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में तमिलनाडु बोर्ड की एक किताब है क्लास 11th की। एक तो वो टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ कला और संस्कृति पर नितिन सिंघानिया के साथ साथ एनसीईआरटी को लगाकर पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सब लोग जानते हैं पहले विपिन चंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब विपिन चंद्रा के साथ राजीव अहिर की भी किताब आधुनिक भारत का जो संक्षिप्त इतिहास है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा लिटरेचर है। विपिन चंद्रा की तो सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो भारत का संघर्ष है वो एक ग्रंथ है सिविल सर्विसेज के लिए, जो आधुनिक 1857 की क्रांति की बहुत अच्छी समझ देती है। इसके अलावा अगर हम लोग हिस्ट्री के बाद बात करते हैं तो ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में क्लास 11th की जो बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की, इसे आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपको जो भौतिक भूगोल है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत आसानी होगी, सरल भाषा में दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 तक की जो सामाजिक विज्ञान है और 11वीं और 12वीं कक्षा की जो भूगोल की किताब है ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके अलावा आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई घटना देखते हैं टीवी में या किसी न्यूज़ पोर्टल पे, तो आप जो स्थान चर्चा में आए उसको आप मैप पर एक बार प्लॉट करने की कोशिश करिए। इससे आपकी 2 चीज़ें सुधरेंगी। एक तो समसामयिकी में आपके लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को कैरी करना आसान हो जाएगा, और दूसरी बात है आपके ज्योग्राफी में जो इस तरह की मैपिंग करने से है आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी, आपको भौगोलिक समझ अच्छी हो जाएगी। भौगोलिक दृष्टिकोण से आप घटनाओं को, जो जियोपॉलिटिकल घटनाएं होती हैं, जियोपॉलिटिकल घटनाओं को समझने में आपकी समझ अच्छी विकसित हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं ज्योग्राफी की संदर्भ पुस्तकों की बात करूं तो उसमें आप गो चेंग लियोंग की पुस्तक को भी कंसर्न कर सकते हैं, माजिद हुसैन को कर सकते हैं, डॉक्टर खुल्लर को कर सकते हैं। ये सब बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक के भी कुछ चैप्टर बहुत ही ऑथेंटिक हैं, क्योंकि उसमें सरकार लगातार डेटा को फ्लो करती है और वो डेटा अद्यतन होता है, अपडेटेड होता है। कभी कभी जो टेक्स्ट बुक हैं उनका नया एडिशन जारी नहीं होता है तो पुराने डेटा कैरी होते हैं, लेकिन इंडिया ईयर बुक में जो भारत और भूमि है पहला चैप्टर और 30 चैप्टर जो है राज्य व संघ शासित प्रदेश, तो इनके बारे में पूरा अपडेटेड वर्जन हर साल आता रहता है। तो इंडिया ईयर बुक आपको अपडेट कर देती है।
इसके साथ साथ अगर मैं राज्य व्यवस्था की बात करूं, इंडियन पॉलिटी की, तो इसमें भी आप नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो सफिशिएंट रूप से आपको राज्य व्यवस्था की समझ विकसित कर देती हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत एक अपने आप में बड़ा ग्रंथ है। आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे बिना लक्ष्मीकांत के पॉलिटी की संकल्पना करते ही नहीं है, तो इसलिए जो लक्ष्मीकांत है वो भी बहुत अच्छा लिटरेचर है। और उसके साथ साथ जो फिर से मैं बात करूंगा इंडिया ईयर बुक की। इंडिया ईयर बुक में जो चैप्टर्स हैं 3, 20, 21 और 28, ये जो चैप्टर्स हैं ये मैंने आपकी स्क्रीन पे दिए भी हुए हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 20, चैप्टर 21 और चैप्टर 28, ये इंडिया ईयर बुक के चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी समझ देते हैं। और इसमें इसके बाद अगर मैं बात करूंगा जो करंट इश्यूज़ हैं, करंट बिल्स हैं और करंट जो एक्ट्स हैं अभी वर्तमान में जो पार्लियामेंट में चल रहे हैं या डिस्कस हो रहे हैं या पास किए जा चुके हैं, उनके बारे में अपडेट करने के लिए आपको एक वेबसाइट है prsindia.org। तो prsindia.org पर आप जाकर लगातार अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इस अपडेशन में आप बिल्कुल भी मत चूकिएगा, क्योंकि कई बार पॉलिटी में ऐसा होता है कुछ चीज़ें बिल एक्ट्स में आ चुकी होती हैं और टेक्स्ट बुक्स में वो अपडेट नहीं होती हैं, या अपडेट होती हैं तो उनके डेटा अपडेट नहीं होते हैं। इसलिए इस मामले में आपको रिकमेंड करूँगा कि prsindia.org का आप ज़रूर अनुसरण करें। तो ये जो कुछ बातें हैं मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के बारे में बताई। अब सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जो सिलेबस है वो है इकोनॉमिक्स का। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि इकोनॉमिक्स में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इकोनॉमिक्स में कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जो बच्चे सोचते हैं कि उनको सारा डेटा याद रखना है, उनको हर चीज़ याद रखनी है, डेट याद रखनी है, संख्या याद रखने हैं। ऐसा नहीं है। आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सारे तथ्य, आंकड़े नहीं जुटाने हैं। आपसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको समझ विकसित करनी है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके जो जीस्ट बनाने की क्षमता होती है, किसी भी चीज़ को कंक्लूड करने की क्षमता होती है, उस पर बेस होते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के संदर्भ में जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इस बात को लेकर कि क्या हमें डेट्स भी याद रखनी है, नाम भी याद रखने हैं या फिगर्स भी याद रखने हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे बजट के आंकड़े हैं, कुछ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के आंकड़े हैं, CRR के संबंध में है, बैंक रेट्स के संबंध में है, रिवर्स रेपो रेट के संबंध में। तो ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट इंडिसेज हैं इनको तो याद रख सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अर्थव्यवस्था में अगर कोई भी डिस्कशन करना है तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए आपके पास जो बजट का डिस्कशन है, बजट का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ फिर मैं आपको एक बार आगाह कर रहा हूँ कि बच्चे इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डेटा होते हैं। तो आप सब लोग इस बात से निशा खातिर रहिए कि इकोनॉमिक्स में सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, नहीं, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ज़रूरी है। बजट से संबंधित जो प्रोसेस है, बजट से संबंधित प्रोसेस के साथ साथ आपको कुछ बजट के आंकड़ों पर ज़रूर नज़र बनाए रखनी होती है। तो यहाँ पर हर साल के संघीय बजट को भी आपको देखते रहना है और इकोनॉमिक सर्वे को भी आपको अपडेट रखना है, जो आपको पिछले बजट के अनुसार देश में जो अर्थव्यवस्था का विकास कितना हुआ है, पुराने बजट के हिसाब से क्या पुराने जो लक्ष्य थे वो कितने अटेन हो गए हैं, इस बात की आपको पड़ताल करके देता है। तो ये तो हो गया अर्थव्यवस्था के विषय में कि क्या इसका सिलेबस है। अब हम लोग आते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सेगमेंट में। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की बात करूं तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को अभी बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है कि नहीं, उनको लगता है अभी इस सेक्टर का डोमिनेशन बढ़ रहा है, ये सेक्टर ज़्यादा अब प्रभावशाली होता जा रहा है यूपीएससी में। अक्सर मैं बच्चों को सुनता हूँ, कैंडिडेट को सुनता हूँ कि सर ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी ये ज्योग्राफी के पार्ट के रूप में जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट था, पर्यावरण प्रदूषण था, ये पूछा जाता रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं। इंपॉर्टेंट तो लगभग ये पूरा सेक्टर है, लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस फायर होने लगे हैं, तो इसलिए इसका डोमिनेशन बढ़ गया है। तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण को लेकर जो लोगों के मन में अवधारणा है
वो बिल्कुल ठीक है कि इस सेक्टर का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है और हर साल औसत रूप से 10 से 20 क्वेश्चन इस सेक्टर से पूछे जाते हैं। तो जो 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ब्रीफ है और उतने से ही हमें 10 से 20 सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हमारी सफलता में अच्छा एक लैंडमार्क हो सकता है। इसमें जैसे बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, इन जैसे सामान्य मुद्दों पर क्वेश्चन फायर किए जाते हैं। और इसी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे जैसे और भी सेक्टर्स हैं, बायो रिजर्व्स हैं, और भी पशुओं पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कभी उनके जो संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इनसे संबंधित कभी कभी कानून भी पूछ लिए जाते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए जो संसद लगातार कानून बना रही है, तो किस कानून के द्वारा किसको प्रोटेक्शन दिया गया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग अगर इनकी रेफरेंस बुक्स की बात करते हैं तो रेफरेंस बुक्स में आप देखो एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, वो क्लास 6 से लेकर 11 तक की हों या 11th 12th की हों, ये सारी किताबें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉरी। तो एनसीईआरटी की किताबों का रेफरेंस हमें हमेशा लेकर चलना है। और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के संदर्भ में अगर कोई हम एक ऑथर को सजेस्ट करना चाहें तो इसमें 1-2 ऑथर बहुत अच्छे हैं, जैसे अग्रहरि हैं, PD शर्मा हैं। तो ये ऑथर हमारे लिए कंसर्न ऑथर हो सकते हैं, अच्छे ऑथर हो सकते हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिट सामान्य विज्ञान की भी है। सामान्य विज्ञान के लिए आप पूरी तरह से एनसीईआरटी की पुस्तकों पर डिपेंड रहिए। एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत अच्छा लिटरेचर है इस मामले में। इसके अलावा जो आपको सामयिक और समकालीन मुद्दे हैं, जिनमें लगातार कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, नई खोजें आ रही हैं, वो न्यूज़पेपर और आप समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपडेट रखिए। और इनके बारे में ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी पूछा जाता है वो समसामयिकी से जुड़ा हुआ पूछा जाता है साइंस और टेक में, जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ लेते हैं। जो बच्चे करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ रहे होंगे उनका ये वाला सेगमेंट ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आप सब लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स लगभग सभी विषयों में कुछ ना कुछ जो वर्तमान में बदलाव आते हैं वही करंट की विषय वस्तु होते हैं। तो करंट अफेयर्स कोई एक अलग से सिलेबस नहीं है। करंट अफेयर्स तो मानविकी के विभिन्न पहलुओं में आने वाले दिन प्रतिदिन के बदलाव होते हैं, जिन्हें सूचनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। वही करंट अफेयर्स का माध्यम बनते हैं, वही करंट अफेयर्स का आधार बनते हैं। तो अगर मैं कहूं कि करंट अफेयर्स कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स डेली रूटीन में आने वाले परिवर्तन हैं जो मानविकी के विभिन्न पहलुओं में आ रहे हैं, तो वही करंट अफेयर्स है। मान लीजिए कहीं मीटिंग हुई, कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आई, तो उसके जो कुप्रभाव होते हैं वो एक तो कारण बनते हैं। कहीं का राष्ट्रपति कहीं आया, हमारा राष्ट्रपति कहीं गया, तो इन सब के बारे में जो प्रभावोत्पादक चीज़ें हैं वो ऐसी ही हैं जो मानव के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन से संबंधित हैं, गमन से संबंधित हैं। तो वो सब करंट अफेयर्स की विषय वस्तु हैं। तो करंट अफेयर्स के विषय वस्तु में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक नेशनल हेराल्ड का कोई भी पेपर हो, एक राष्ट्रीय स्तर का अच्छा समाचार पत्र हो, आप NBT ले सकते हैं, द हिंदू ले सकते हैं। द हिंदू बहुत सारे अच्छे स्कॉलर रिकमेंड करते हैं और द हिंदू एक बहुत अच्छा साहित्य है करंट अफेयर्स के लिए। उसमें आपकी संपादकीय है, आपके भाषाई संशोधन के लिए भी द हिंदू एक बहुत अच्छा लिटरेचर है। तो ये आप लोग कंसर्न कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो इंडियन एक्सप्रेस से भी आप अभी सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर हम लोग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को कंपेयर करते हैं तो पहले द हिंदू से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन फायर करती थी, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको द हिंदू से मिलते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये दर्जा इंडियन एक्सप्रेस को देते हैं कैंडिडेट्स। उनको ऐसा लगता है कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से आ रहे हैं। तो बच्चे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से किसी भी एक पेपर को आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। अब जो हम लोगों ने प्री एग्ज़ाम की सारी स्कीम डिस्कस की, इसके बाद हम लोग मेंस के बारे में बात करते हैं। जो मेंस की विषय वस्तु है, मेंस की संरचना है, उसमें हम लोग सभी लोग एक बार क्लियर कट तरीके से एक नज़र में जान लें, ताकि आप तैयारी करने से पहले ये जान पाएँ कि इस परीक्षा में क्या चीज़ें हमारे लिए एहतियात रखने वाली हैं। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें संरचना की, तो मुख्य परीक्षा में जो CSE मेंस में है, जो सिविल सर्विसेज मेंस में जो कैंडिडेट होता है उसकी जो शैक्षणिक प्रतिभा होती है, वो शैक्षणिक प्रतिभा कैसे मेज़र की जाती है।
जो प्रश्न की आवश्यकता है, प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध तरीके से अपनी समझ को प्रस्तुत करने की जो क्षमता होती है कैंडिडेट की, उस क्षमता को ही हम लोग मेज़र करते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम का मेन उद्देश्य क्या होता है कि आप एक टाइम बाउंड, एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम बाउंड इन्वायरमेंट में किसी विषय पर कितनी कुशल तरीके से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। और कुशल प्रस्तुति आप फ्रीलांस नहीं है, प्रश्न की आवश्यकता के सापेक्ष आप अपने ज्ञान को कैसे समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, इस बात की जांच करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो मेंस की परीक्षा का अगर मैं ढांचा कहूँ तो इसमें मेंस में मैंने आपको बताया कुल 9 पेपर होते हैं। मेंस में जो 9 पेपर होते हैं उनमें से पहले 2 पेपर 300 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जो लिंग्वल पेपर्स होते हैं, जो भाषाई पेपर होते हैं। तो यूपीएससी में कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा में आपको 9 पेपर देने होंगे, 2 पेपर क्वालिफाइंग होंगे। 2 पेपर क्वालिफाइंग कौन कौन से होंगे? एक तो किसी भी भारतीय भाषा में से आपको चयन करना पड़ेगा, जो शेड्यूल 8 में भाषाएं दी गई हैं उन भाषाओं में से आपको एक भाषा चुननी होगी और उस एक भाषा में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा 300 मार्क्स का। और दूसरी अंग्रेजी भाषा का पेपर सभी के लिए कंपलसरी होगा। तो जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं इनमें आपको केवल 25% नंबर अटेन करने पड़ते हैं, इसमें भी 25% और 25%। तो जब आप इन पेपर्स में 25% मिनिमम अटेन कर लेते हैं तभी आपके बाकी पेपर्स चेक होते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी भाषाई पेपर में फेल होते हैं तो आपका फर्दर इवैल्यूएशन किसी भी काम का नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी लिहाज से कंसिडरेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, यू मस्ट हैव टू क्वालिफाई, ये 25% आपको अटेन करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं इनका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि बाकी के स्ट्रक्चर तो आपको सिलेबस के माध्यम से मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन जो जनरल लैंग्वेज के पेपर्स हैं, जैसे जनरल इंग्लिश है, जनरल लैंग्वेज है, कोई भी भारतीय भाषा का पेपर है, उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, तो लेट मी पेस्ट इट ऑन योर वॉल। जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज पेपर्स का है वो 300 मार्क्स के इस पेपर में ए से आते हैं 100 मार्क्स के, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग जो है वो 60 मार्क्स की है, प्रिसाइज राइटिंग आती है 60 मार्क्स की, और ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश टू जो लैंग्वेज आपने चुनी है, अगर आपने हिंदी चुनी है तो इंग्लिश टू हिंदी वो 20 मार्क्स का, और अगर जो कंपलसरी लैंग्वेज है, मान लिया आपने हिंदी चुनी तो हिंदी टू लैंग्वेज मतलब हिंदी टू इंग्लिश 20 मार्क्स का है। तो अंग्रेजी से किसी भाषा विशेष में 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन है, और अंग्रेजी किसी भाषा विशेष से अंग्रेजी में, इस तरह से ये आपके 20 मार्क्स हो गए। ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज यूजेज जो हैं वो 40 मार्क्स के आते हैं। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर कॉन्फ़िगर होकर बनता है 300 मार्क्स का। अब जब आप इस बात को समझ गए कि 300 मार्क्स के दोनों जनरल पेपर होते हैं, जनरल लैंग्वेज के, इनमें आपको 25% नंबर अटेन करने पड़ते हैं। अब हम आते हैं वो 7 पेपर्स जिनसे आपकी मेरिट तय होती है। इनकी मेरिट जो पहले वाले 2 पेपर होते हैं ये मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाते हैं, इनका नेचर क्वालिफाइंग होता है। अब जिन पेपर से आपकी मेरिट बनती है एक बार आपको उन्हें भी जानना चाहिए। उन पेपर्स की मैं आपको एक टेबल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। ये इसमें सबसे पहला पेपर होता है 250 मार्क्स का एसे, और उसके बाद सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, पेपर 4, और एक ऑप्शनल आपको चुनना पड़ता है। उस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। इसके अलावा फिर फाइनली जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं फिर आप जाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो जो एक एक करके हम लोग जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 देखते हैं, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर और हिस्ट्री ऑफ जोग्राफी, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी जो इसमें इनकम्पास है, इस पेपर में 250 मार्क्स के ये क्वेश्चन पेपर होता है। ये इसमें 250 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर 20 क्वेश्चन से बनता है। तो लेट मी चेंज द कलर। ये जो पहला पेपर है ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। तो ये जो 250 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से ये 250 मार्क्स का होता है। इसी तरह से जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, और ये सभी 250 मार्क्स के होते हैं। फिर आपके जो 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं,
जो एक आप सब्जेक्ट चुनते हैं उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, वो भी 250 मार्क्स के, 250 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से 1750 यानी 1750 मार्क्स की ये परीक्षा होती है। इस परीक्षा में फिर जब 275 का हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये परीक्षा कुल हो जाती है 2025 की। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग ये जो क्वेश्चन पेपर हैं इनमें किस किस तरह के चैप्टर्स आते हैं इनकी भी चर्चा कर लें। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, मैं एक बार उनके लिए भी इसे पेस्ट कर देता हूँ कि हिंदी मीडियम में अगर वो देखना चाहें तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उनके सुविधा और सहूलियत के लिए ये 7 पेपर्स हैं, जो 7 पेपर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये 250 मार्क्स के 7 पेपर हैं और उसके बाद 275 का इंटरव्यू है जिसकी कुल ग्रैंड टोटलिंग 2025 है। अब हम इसमें सबसे पहले एसे वाले पेपर की बात करेंगे। जो 250 मार्क्स का एसे का पेपर होता है उसमें 2 सेगमेंट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। दोनों सेक्शन में 4-4 प्रश्न दिए जाते हैं और 4-4 जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उन टॉपिक से आपको एक एसे चुनकर लिखना होता है और एक ऐसे 1200 से 1500 शब्दों के बीच का लिखना होता है। 1200 से लेकर 1500 वर्ड्स के बीच में लिमिट होती है और इस तरह से ये दोनों ऐसे आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं और ये दोनों 125 मार्क्स के होते हैं। तो दोनों ऐसे कितने कितने के हो गए, 125 और 125 मार्क्स के। ये तो पहला क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी ये सब पूछा जाता है, इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज। तो उसमें भारतीय संस्कृति जो है प्राचीन से आधुनिक काल तक, उसमें साहित्य है, उसके कला के फॉर्मेट्स हैं और जो वास्तुकला है उनकी विशेषताओं को इंक्लूड किया जाता है। भवन निर्माण कला है, मंदिर निर्माण शैली है इत्यादि, मूर्ति निर्माण कला है। इसके अलावा कोई और भी कला के रूप हो उनके बारे में पूछा जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, जो व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं और विशेष मुद्दे हैं जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक से लेकर वर्तमान तक जो मुद्दे उठे, यानी 1857 के बाद से ज़्यादा हम इंक्लूड करते हैं, ज़्यादा घटनाएँ, मेजर घटनाएँ, तो ये इस विषय वस्तु में समावेशित रहती हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम हमेशा कोर टॉपिक रहता है और इसी के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के जो अलग अलग चरण हैं उन चरणों में कैसे विकास हुआ, किस तरह से ये अपने पीक पर पहुंचा, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसके परिणाम क्या क्या आए, इन सब के बारे में जो विषय वस्तु रहती है वो इंक्लूड रहती है। स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन को लेकर भी सवाल हमेशा इस विषय में रखे जाते हैं। और अगर हम लोग इसी के साथ इसमें बात करें हिस्ट्री में, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पोर्शन आता है। विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी के बाद की घटनाएं पढ़ी जाती हैं। जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है उस वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग 18वीं सेंचुरी के बाद का जो वैश्विक इतिहास है वो पढ़ते हैं। उस काल की जो घटनाएँ हैं, जैसे विश्व युद्ध है, औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है और उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म है और राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति और बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफीज़ जो वहाँ विकसित हुई, पाश्चात्य में जो राजनीतिक दर्शन विकसित हुए उनके बारे में, जैसे साम्यवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है इत्यादि को सबको शामिल करके प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका समाज पर इम्पैक्ट क्या पड़ा। और इसी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो भारत और भारतीय समाज की विविधता जो है, डाइवर्सिटी, सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पेपर में, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या से संबद्ध मुद्दे, गरीबी और डेवलपमेंट यानी गरीबी और पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है, इनसे संबंधित जो विषय हैं, शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है और उनकी समस्याएं और उनके निराकरण के संबंध में तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता भी इस विषय वस्तु में समावेशित रहता है, शामिल रहता है। और इसी के साथ साथ जो वैश्विक प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण कैसे हुआ है पूरी दुनिया में, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दक्षिण एशिया है और भारतीय उपमहाद्वीप को ख़ास तौर से इंक्लूड करते हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उनसे सवाल पूछे जाते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इन पर भी हमेशा फोकस बना रहता है, क्षमा करिएगा। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये एक बहुत ही
अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और ये अच्छा और बहुत ही ज्ञानप्रद टॉपिक भी है। ये हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। विश्व के जो भौमिक भूगोल हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी है, फिज़िकल ज्योग्राफी की विशेषताएं क्या हैं, वहाँ से भी सवाल आते हैं। इसके अलावा फिज़िकल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी हलचल है, चक्रवात है। ये सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर भी सवाल फोकस करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस से संबंधित सवाल होते हैं। तो जब हम इस पेपर की चर्चा करते हैं, इस पेपर के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, तो नो डाउट इसमें भारतीय संविधान, उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ऐतिहासिक आधार क्या है भारतीय संविधान का, उसका विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, संशोधन कितने हो चुके हैं, जैसे तमाम महत्वपूर्ण प्रावधानों पर क्वेश्चन फायर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग स्टडी इस पॉलिटी की बात करते हैं, तो इसमें संघ और राज्यों के कार्य, उनके बीच की जिम्मेदारियां, उनके बीच शक्तियों का वितरण, संघीय ढांचे और तमाम जो चुनौतियां हैं संघ की या संघीय, राज्य और संघ के बीच की, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण करने की जो चुनौतियाँ हैं, इनसे संबंधित बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं। अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना का भी क्वेश्चन हमेशा शामिल रहता है, कुछ न कुछ फोकस बने रहते हैं इस मुद्दे पर भी। इसके अलावा जो शासन तंत्र के विभिन्न घटक हैं, विभिन्न कंपोनेंट हैं, उनके बीच में शक्तियों का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और उनके बीच डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से एक सिस्टम बनाया जाता है, तो विवाद निस्तारण तंत्र और संस्थानों का भी जिक्र होता है। और इनसे संबंधित सवाल हमेशा साल 2 साल में पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा चूँकि अब जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता है राज व्यवस्था में संसद एक बहुत ही केंद्रीय अंग है। तो संसद और राज्य की विधायिकाएं, उनकी संरचना, उनकी कार्यशैली, संचालन, उनकी शक्तियां, उनके विशेषाधिकार और इनमें लगातार पैदा होने वाले वाद विवाद, इन सब से सवाल रहते हैं। इसके अलावा विभिन्न संवैधानिक पदों पर जो नियुक्त लोग हैं, वो चाहे CAG हो, चाहे वो UPSC का चेयरमैन हो, चाहे वो फिनेंस कमिश्नर हो, फिनेंस का जो कमीशन है उसमें तमाम ऑफिसर्स और भी होते हैं। इसी के अलावा निर्वाचन आयुक्त हों, ये सारे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, CJI। तो ये सब लोग कैसे नियुक्त होते हैं, इनके अधिकार क्या होते हैं, इनकी उन्मुक्तियाँ क्या होती हैं, तो इनके लिए भी क्वेश्चन कभी न कभी बन जाते हैं। इनकी भूमिकाओं को लेकर भी हमेशा सवाल खड़े रहते हैं। इसी के साथ साथ जो भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इसका स्ट्रक्चर, इसका ऑर्गेनाइजेशन और कार्य सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके बीच में जिम्मेदारियों का वितरण, प्रेशर ग्रुप से भी सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्तमान लोकतांत्रिक संरचना में प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप बहुत ही कारगर हैं। तो उनकी भूमिकाओं को लेकर और इसी के साथ साथ औपचारिक और अनौपचारिक संघ शासन प्रणाली में उनकी भूमिका को लेकर सवाल बनते हैं। एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को भी आपको यहाँ स्पेशली पढ़ना होता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इससे भी सवाल आते हैं। अच्छा, ये आपकी सामान्य समझदारी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें जनप्रतिनिधियों की भूमिकाओं को लेकर, उनकी क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस को लेकर भी ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स देता है। तो ये ज़रूरी पढ़ना है इसको। और सरकारी जो नीतियाँ हैं, सरकारी नीतियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए जो हस्तक्षेप है और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण मुद्दे उत्पन्न होते हैं, उनसे संबंधित सवाल आते हैं। और जब हम इस क्वेश्चन पेपर में और भी थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचते हैं, तो इसमें सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय जो शामिल होते हैं, उनके कार्य, उनकी प्रणाली इत्यादि भी पूछी जाती है। केंद्र राज्यों द्वारा जो जनसंख्या के प्रति अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, और इन योजनाओं को कैसे निष्पादित किया जा रहा है, इन योजनाओं को कैसे धरातल पर पहुंचाया जा रहा है, इन सब के बारे में भी सवाल रहते हैं। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और संघों, दानकर्ताओं, ये तमाम जो ये वाला सेगमेंट है, इनमें तमाम मिसलेनियस सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो जो आपके डेवलपमेंट से कंसर्न रखते हैं, वेलफेयर से संबंध रखते हैं, तो इसमें आपको जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं
तमाम रोल लोगों के अलग अलग सेक्टर्स के रोल, जिसमें NGOs का है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, वो सब शामिल होते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे भी आते हैं। और अगर पॉलिटी और गवर्नेंस में और भी कुछ अगर बात करें डीप में, तो शासन व्यवस्था यानी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इनसे संबंधित भी तमाम क्वेश्चन रहते हैं। गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे रहते हैं, इशू जो रिलेट करें पॉवर्टी एंड हंगर से। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के पीछे ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सिविल सेवाओं की भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए वहाँ की ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल रहता है। नौकरशाही किसी भी लोकतंत्र की सफलता का बहुत बड़ा एजेंट होता है। तो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिकाओं को लेकर भी सवाल हमेशा बने रहते हैं। इसी अगर पेपर को हम लोग आगे डिस्कस करें तो इसमें और भी कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले तमाम एग्रीमेंट्स होते हैं। ऐसे करार होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। इन तरह के एग्रीमेंट्स को हम लोग हमेशा देखते रहें, जो हमारे दुनिया में तमाम देशों के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं या बाईलेटरल या मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं। भारत तमाम देशों के साथ विभिन्न फोरम्स में जुड़ा हुआ है। वहाँ जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाईलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया, तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत और पड़ोसी देश या भारत के इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये भी हमारे लिए बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है। इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो उनका निर्माण कैसे होता है, उनका गठन कैसे होता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत के हितों पर विकसित व विकासशील देशों की नीतियों का तथा राजनीतिक जो प्रभाव है और प्रवासी भारतीयों जैसे चैप्टर्स हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत के इंटरेस्ट पर कैसे प्रभाव पड़ता है, भारत की नीतियाँ कैसे दूसरों पर प्रभाव डालती हैं, ये सब हमारे लिए अच्छे टॉपिक्स में से हैं। अब जब हम इंडियन पॉलिटी की एक संरचना देख चुके हैं कि इंडियन पॉलिटी का जो पेपर है, जिसमें पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये सब तमाम टॉपिक्स या सेगमेंट्स आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी का, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण और सुरक्षा का। तो इस वाले में हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है और योजना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक टॉपिक है प्लानिंग, संसाधन कैसे जुटाए जा रहे हैं, प्रोग्रेस कैसे हो रही है, संसाधनों का मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित मुद्दे हैं। ये सब क्वेश्चन पेपर में हमेशा प्राइमरी लेवल पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैव विविधता, चूँकि आजकल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट अलग से एक सेगमेंट पढ़ा जाता है, नहीं पहले जैव विविधता को भी इसी में इंटरमिंगल माना जाता था। जैसे जैव विविधता है, उसके साथ पर्यावरण सुरक्षा है और आपदा प्रबंधन है। ये वाले कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। सरकारी बजट, बजटीय प्रक्रिया, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी बजट की प्रक्रिया सामान्य रूप में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बजट होता है, बजट लोक कल्याण का एजेंट है और इसलिए सरकारी बजट की जितनी भी तकनीकी शब्दावलियाँ हैं उनको भी आपको हमेशा कंठस्थ करना चाहिए। इसके अलावा जो समावेशी विकास है, समावेशी विकास भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और टॉपिक्स आते हैं, जैसे देश की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, फसलों में नया पैटर्न कौन कौन सा है, सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं,
कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, उनका परिवहन कैसे करेंगे, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, उनका स्टोरेज कैसे करेंगे, उनकी इन्वेंट्री कैसे बनाई जाएगी, किसानों को सहायता देने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उससे उनको अवेयर कराने के लिए किस तरह के माध्यम अपनाए जाएंगे, ये भी इस पेपर की विषय वस्तु रहती है। पशुपालन संबंधी जो अर्थशास्त्र है उससे संबंधित सवाल भी इसी प्रश्न पत्र की विषय वस्तु है। इसके अलावा भारत में खाद्य प्रसंस्करण से जितने भी संबंधित उद्योग हैं उनसे संबंधित सवाल भी आते हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कृषि सेक्टर को सहायता दी जा रही है, एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इनसे संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। बफर स्टॉक है या खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय हैं, प्रौद्योगिकी मिशन है, ये सब हमेशा से इस विषय में पूछे जाते रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में जो भूमि सुधार हुए हैं, इसके अलावा उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, निवेश मॉडल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में तमाम अनुप्रयोग जो हो रहे हैं, दैनिक जीवन पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, इनके बारे में क्या क्या न्यूज़ में चीज़ें समसामयिकी रूप में चल रही हैं, उनसे संबंधित या उनसे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग जो इंडियनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी है, ये प्रश्न की प्रौद्योगिकी का जो स्वदेशीकरण है, हम कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं या कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो पहले हम बाहर से आयात करते थे, अब हम देश में बना रहे हैं। और नई प्रौद्योगिकी के विकास पर भी सवाल आते हैं कि वैश्विक स्तर पर हम कंपटीशन में किस लेवल पर खड़े हो रहे हैं साइंस एंड टेक के मामले में, तो इस पर भी लगातार सवाल बनते रहते हैं। फिर संरक्षण है, पर्यावरण प्रदूषण है और पर्यावरण का क्षरण है, इसके संबंध में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन भी देखने को मिलता है कि इनसे भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सूचना प्रौद्योगिकी का। आईटी सेक्टर बहुत ही इस समय बूम पे है। इसमें कई सारे सेक्टर, सब सेक्टर्स हैं, जैसे अंतरिक्ष है, कंप्यूटर है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बौद्धिक संपदा अधिकार है। इन सब से ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर आज डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। खुद भी आपको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए, भले ही आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि अर्थव्यवस्था में आपदा प्रबंधन की, आपदा डिसास्टर क्या है और डिसास्टर मैनेजमेंट क्या है, इसके लिए भी आपदा और आपदा प्रबंधन से भी सवाल आते हैं। और जो आंतरिक सुरक्षा है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो शासन विरोधी एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या भूमिका है, इस पर भी सवाल आते हैं। और आजकल विकास और फैलते हुए उग्रवाद के बीच का भी जो नेक्सस है, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। और अर्थव्यवस्था में ही अगर हम लोग बात करें इस वाले जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में, तो इसमें जो संचार नेटवर्क जो बन रहा है, संचार नेटवर्क के माध्यम से जो आंतरिक सुरक्षा को बड़ी चुनौती मिल रही है, ये चुनौती कैसे मिल रही है, किस रूप में मिल रही है, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की क्या भूमिका है, वेबसाइट्स की क्या भूमिका है, साइबर सुरक्षा के मूल तत्व क्या हो सकते हैं, और धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है, इन सब से संबंधित सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा बलों की और तमाम संस्थाओं की जो स्थापना है, संस्थाएं हैं, कैसी हैं, कैसे उनका गठन होता है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में कैसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो सुरक्षा बल रहते हैं उनकी क्या चुनौतियां हैं, उनको कैसे प्रबंधित किया जाता है, संगठित अपराध क्या है, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में कैसे नए नेक्सस बन रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी इस थर्ड पेपर की विषय वस्तु में शामिल रहते हैं। तो इस तरह से बहुत जो डिटेल में हम लोगों ने ये देखा है कि जो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एक
लेआउट मिल जाए जिसमें आपको ये पता चल जाए कि एक क्वेश्चन पेपर में आखिर आपको कितनी जानकारियाँ इंक्लूड करनी है, किन किन इन्फॉर्मेशंस को किन किन पॉकेट्स में रखना है। तो वो पॉकेट्स में बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ रखनी है, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ईजीली कैरी करने लगोगे। फिर जो चौथा पेपर है जनरल स्टडीज़ का, जिसे हम लोग कहते हैं, जो नया इंक्लूड हुआ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके अंदर के नैतिक मानव, सत्यनिष्ठ मानव के भावनाओं को चेकआउट करता है, वो जांचता है, आपकी क्षमताओं को जांचता है, आपका देश के प्रति क्या अप्रोच है, आपका समाज के प्रति क्या अप्रोच है, आपका ह्यूमैनिटी के प्रति क्या अप्रोच है। तो इन सब का जो मूल्यांकन है वो इन पेपर से किया जाता है, जिसे हम एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड कहते हैं। इसमें मनुष्य के आचार विचार और व्यवहार में जो गुण होते हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय करते समय उसे गाइड करते हैं, तो उसकी इंटरनल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो पहलू हैं, उनकी जांच करने के लिए इस पेपर को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि जो कभी भी प्रशासक बनता है, अल्टीमेटली उसे किताब के सिद्धांतों का अनुपालन न करके जो जीवन की प्रायोगिक प्रयोगशाला है उसमें मानविकी के सामान्य आचरण का अनुगमन करना होता है। इसके द्वारा उसको रोज़ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसके अंदर नैतिकता कितनी है, वो अपनी ड्यूटी के प्रति सत्यनिष्ठ कितना है, देश के प्रति कितना समर्पित है, और उसके अंदर बुराई का विरोध करने की कितनी क्षमताएं हैं, ये सब बहुत ही मैटर करता है। और इसके अलावा जो नैतिकता और मानवीय सहसंबंध हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। जो मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का सार तत्व है, उसके निर्धारक या इसके निर्धारक और जो परिणाम हैं, नैतिकता के जो आयाम हैं, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, नैतिकता का क्या रोल है, उसकी पब्लिक लाइफ में नैतिकता का कितनी इम्पोर्टेंस है, इन सब से जुड़े हुए सवाल आते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मानवीय जो मूल्य हैं, महान नेताओं और जो समाज सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और जो उनके उद्देश्य हैं, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उनसे हमें क्या मोरल मिलते हैं, उनसे क्या एजुकेशन मिलती है। मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ह्यूमन वैल्यूज़ को इनकलकेट करे, वो परिवार कितना रोल प्ले करता है उसमें इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ में, सोसाइटी कितना रोल प्ले करती है, शैक्षणिक संस्थाएं क्या भूमिका रखती हैं, इनसे जुड़े हुए सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड किसे कहते हैं, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसी वृत्ति है, किस तरह की विचारधारा है, ये सब इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। अब जब सिविल सेवा में आप जा रहे हैं तो सिविल सेवा के लिए किस तरह का एटीट्यूड चाहिए, तो इसका जो एटीट्यूड के साथ साथ आपकी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा बायसलेस आपका बिहेवियर, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण और कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना, ये आपके बुनियादी मूल्य हैं। कोई भी सिविल सर्वेंट जब इस सेवा में जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो देश के गरीब, गुरबा, मजदूर या किसान के प्रति एक सद्भाव रखे। तो ये कुछ अच्छे प्रश्न हैं। इसके अलावा भावनात्मक समझ क्या होती है, उसकी अवधारणाएं क्या हैं, प्रशासन और शासन के स्ट्रक्चर में उन्हें कैसे उपयोग किया जा सकता है, भावनात्मक समझ को, इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। और इसके अलावा भारत और विश्व के जो नैतिक विचारक रहे हैं, जो एथिकल थिंकर रहे हैं और जो दार्शनिक रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फिलोसोफर्स का, इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। अब जब हम यहाँ तक हम लोगों ने एथिक्स और इंटीग्रिटी की बात की, तो लोक प्रशासन में इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। ये आप समझिए कि जो एथिक्स है और इंटीग्रिटी है, वो पूरी लोक प्रशासन की आत्मा है। क्योंकि लोक प्रशासन में अगर एथिक्स और इंटीग्रिटी नहीं है तो पूरा लोक प्रशासन केवल और केवल सबल हाथों का एक टूल बनकर रह जाएगा। लोक प्रशासन में जो मूल्य हैं और नैतिकता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी तमाम समस्याएं आती हैं,
आज इसकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है लोक प्रशासन में। इसीलिए आप देखते हैं तमाम लोकतांत्रिक देश बहुत सारी आंतरिक और बाह्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये कहा जाता है कि अगर कभी भी सभ्यताएं जन्म लेती हैं, सभ्यताएं सफल होती हैं, सभ्यताएं कभी भी ख़त्म होती हैं, समाप्त होती हैं, सभ्यताएं मर जाती हैं, तो उनके पीछे केवल फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो पब्लिक सिविल सर्विसेज में इनका बहुत योगदान है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी को लेकर तमाम सवाल आते हैं, लोक सेवा की अवधारणा क्या है, और शासन व्यवस्था और ईमानदारी का जो दार्शनिक विचार है या दार्शनिक आधार है वो क्यों होना चाहिए। सरकार में जो सूचना है तो सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार जो है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये जो हमारा इस समय एथिक्स और इंटीग्रिटी का सेक्टर है, ये बच्चों के लिए नया होता है, यहाँ उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बाकी तो पेपर चूँकि पहले से पढ़ के आ रहे होते हैं, लेकिन एथिक्स और इंटीग्रिटी वाला जो पेपर है वो पहले से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से भी वास्ता रखता है। इसलिए यहाँ पर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इसे पढ़ना टफ होता है, लेकिन समझ में आ जाता है। एक बार जब आप तैयारी करने लगते हैं तो ये आपको पसंद आने लगता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन अप्रोच और एटीट्यूड से जुड़ा हुआ विषय है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वैकल्पिक विषय पेपर 1 और पेपर 2। जब हम वैकल्पिक विषय पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें 250 मार्क्स के अलग अलग 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यूपीएससी मेंस के जो पाठ्यक्रम है उसमें 48 वैकल्पिक विषय दिए गए हैं, और बहुत सारी इसमें भाषाओं को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इनमें से 48 विषयों में से आपको एक कोई विषय चुनना होता है, जिसमें से 25 विषय हैं, और फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे लिटरेचर, आप कोई भी किसी लैंग्वेज की एक लिटरेचर को चुन सकते हैं, जिसमें असमीज़ है, बंगाली, बोडो, डोगरी, जो आपको शेड्यूल 8 में दी गई हैं वो चुन सकते हैं। और इस लिस्ट में से आप जो लिस्ट दी गई है इससे कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, उससे 2 पेपर यानी प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकेंड आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकेंड है दोनों ही 250 मार्क्स के होंगे, फर्स्ट और सेकेंड, राइट। इसके बाद जब हम इसे पढ़ लेते हैं, इतना हम समझ लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि अब हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। कौन सा विषय लेना है, क्या करना है, वो हमें धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है। अब फाइनली जब हम मेंस की बात कर चुके हैं तो अब हमें फाइनली जो फेस करना होता है वो तीसरा चरण है, जिसे बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण का या साक्षात्कार का चरण है। साक्षात्कार का कतई उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपकी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन जांची जाए, आपकी राइटिंग स्किल जांची जाए। ये केवल और केवल बहुत ब्रॉडली आपके बौद्धिक गुणों को, जिन गुणों के आधार पर आप समाज, देश, दुनिया को कुछ दे सकते हैं या उसके प्रति क्या अप्रोच रखते हैं, केवल उनका मूल्यांकन करना होता है। और आपकी देश, दुनिया या सामाजिक घटनाओं में या सामाजिक संस्कृतियों में कितना आपका इंटरेस्ट है, इसकी जांच करती हैं। आप कितने अलर्ट हैं मानसिक रूप से, आप में आत्मसातीकरण की कितनी भावना है, एसिमुलेशन की कितनी भावना है, आपकी समालोचनात्मक शक्तियाँ कैसी हैं, इन सब के बारे में आपकी क्या अपनी राय को प्रकट करने की आपकी क्या मैकेनिज़्म है ना। तो आप स्पष्ट और तार्किक प्रतिपादन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आप में संतुलित निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं है, आपका इंटरेस्ट क्या केवल एक पर्टिकुलर चीज़ में या अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से है, अब उसमें गहराई कितनी है, सामाजिक सामंजस्य की क्षमता क्या है, आप में नेतृत्व की क्षमता कैसी है, बौद्धिक और नैतिक सत्यनिष्ठा आपकी पर्सनैलिटी में कितनी शामिल है, इन सबको जांचने की कोशिश करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के द्वारा। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो व्यक्तित्व परीक्षण है, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, आपसे सामान्य रूप से बात की जाती है, स्वाभाविक रूप से बातचीत के दौरान ही ये सारी चीज़ें जांच ली जाती हैं, और आपके मानसिक गुणों को पता लगाने के लिए इस प्रक्रिया को डिज़ाइन किया जाता है। और आपकी किसी विषयगत जांच के लिए ये कंडक्ट नहीं किया जाता। तो जब आप इसे पास कर लेते हैं साक्षात्कार को, तो उसके बाद आपकी फाइनल मार्कशीट बनती है। फाइनल मार्कशीट 2025 में बनती है, और इस तरह से जब आप तीनों चरण दे चुके होते हैं तो फाइनल
फिर आपकी जो मेरिट कैलकुलेट होती है, उस कैलकुलेशन के बाद एक जो फाइनल मार्कशीट बनती है, फाइनल मार्कशीट में आपकी इंटीग्रेटेड लिस्ट में जिस स्थान पर होते हैं वैसे आपको फिर सफलता या असफलता के चरण में रखा जाता है। तो जो तीनों चरणों के बाद फाइनल मार्कशीट होती है, फाइनल मार्कशीट का कैलकुलेशन आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को देखकर होता है। फिर इसी से तय करते हैं कि आप सफल होते हैं, असफल होते हैं। अगर सफल होते हैं तो किस रैंक पर जाते हैं, यहीं से तय हो जाता है। आपने बहुत धैर्यपूर्वक इस चीज़ को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।